नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए। कंपनी का कहना है ये नियम एक गैर कानूनी और इरेगुलर सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन को प्रभावित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा, कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना जरूरी है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया है। बता दें, ये मामला ऐसे समय में हुआ है जब मोदी के मंत्रालय ने एक्स से उसके एआई चैटबॉट ग्रॉक को लेकर सवाल पूछे हैं। एलन मस्क के एक्स ने भारत सरकार पर मुकदमा किया है। इस पर एक्स के ग्रॉक से जब सवाल किया गया कि आगे क्या हो सकता है और क्या मोदी सरकार और मोदी और मस्क के बीच विरोध बढ़ेगा, तो उस पर उसने जवाब दिया। ग्रॉक ने कहा, यह मुकदमा अभी शुरुआती चरण में है। अगली सुनवाई 27 मार्च को हो सकती है। कोर्ट के फैसले के आधार पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, खासकर अगर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों से जुड़े बड़े सवालों को प्रभावित करता है। ग्रॉक ने कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से कहा है कि वो कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ऐसा करने की अपेक्षा रखती है। अगर सरकार अपनी स्थिति पर अडिग रहती है और एक्स नियमों का पालन नहीं करता है तो जुर्माना, खातों पर प्रतिबंध या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इससे एक्स के भारत में संचालन पर असर पड़ सकता है। ग्रॉक ने कहा कि अगर कोर्ट एक्स के पक्ष में फैसला देता है तो ये भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़े। वहीं अगर फैसला सरकार के पक्ष में जाता है तो एक्स को भारत में सख्त नियमों का पालन करना होगा, जिससे उसकी फ्री स्पीच वाली छवि को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रॉक ने कहा कि एलन मस्क और नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों का अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि यह मुकदमा सीधे उनकी निजी दुश्मनी में बदल जाएगा। दोनों की मुलाकात हाल ही में 13 फरवरी 2025 को हुई थी, जहां मस्क ने मोदी के बच्चों से मुलाकात की बात की थी और संबंध सौहार्दपूर्ण लग रहे थे। हालांकि यह मुकदमा दोनों के बीच व्यावसायिक और वैचारिक मतभेदों को उजागर कर सकता है। ग्रॉक ने कहा कि इसका राजनीतिक संदेश ये हो सकता है कि कुछ लोग इसे मोदी सरकार के खिलाफ मस्क की बगावत के रूप में देख सकते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, जहां पहले से ही एक्स वर्सेस मोदी जैसे हैशटैग चल रहे हैं। लेकिन ये अभी तक अटकलें हैं क्योंकि मस्क ने व्यक्तिगत रूप से मोदी पर हमला नहीं बोला है। औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने बड़ी कार्रवाई की है। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र ढक दी गई है। चारों तरफ लगाए गए बड़े बड़े टिन शेड लगाए गए हैं। सैलानी अब मकबरा नहीं देख सकेंगे। हिंदू संगठनों की तरफ से कब्र को तोड़ने की चेतावनी के बाद एएसआई ने फैसला लिया है। इससे पहले कब्र के पीछे का हिस्सा हरी चादर से ढका हुआ था, लेकिन कब्र पर बढ़ रहे विवाद को देखते हुए उसे हटाकर उसकी जगह एल्यूमिनियम की चादर लगाई गई है। शंभू बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाए जाने के बाद हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों ने गुरुवार सुबह सीमेंटेड बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए, जो पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। इस बीच हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और पंजाब सरकार पर प्रदर्शनकारी किसानों पर कार्रवाई शुरू करने में केंद्र के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। दो किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा पंजाब और अन्य राज्यों में डिप्टी कमिश्नरों के कार्यालय के बाहर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ धरना देंगे। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एकजुट हुए किसानों ने गुरुवार को करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास तक विरोध मार्च निकाला। पंजाब में कई किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सारी स्थिति बिगाड़ने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पूरा देश जानता है कि जब काला कानून आया था तब हम लोग किसानों के साथ खड़े हुए थे। उनका मुद्दा एमएसपी है और इसकी गारंटी देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। उन्होंने कहा कि केंद्र 1 घंटे के अंदर फैसला ले सकता है, लेकिन उसके कारण से पंजाब के लोगों का महीनों तक रास्ता रोक के रखा जाए तो हमारे किसान भाई ये तय कर लें ये कहां तक सही है। आप सांसद ने कहा कि आपकी मांग केंद्र सरकार से है और आप पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब में किसानों के खिलाफ हुए एक्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दो किसान विरोधी पार्टियों ने देश के अन्नदाता के विरोध में अब साठगांठ कर लिए। पहले किसानों को पंजाब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, फिर उनको जबरन धरना स्थल से हटाया। पंजाब पुलिस द्वारा वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंढेर की जबरन हिरासत में लिए जाने की जितनी निंदा की जाए वो कम है। सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा आप दोनों ही किसानों की अपराधी रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी का किसानों से किया गया एमएसपी का वादा हो या आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 3 काले कानून को फुर्ती से लागू करना हो, इन दोनों पार्टियों ने देश के हमारे अन्नदाता से विश्वासघात किया है। देश के 62 करोड़ किसान इन किसान विरोधी पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगे। असम यूनिवर्सिटी ने अपने सिलचर कैंपस में छात्रों को इफ्तार दावत आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखता है। वहीं यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस फैसले को पक्षपाती बताया और इसे एक धर्म के साथ अन्याय करार दिया। बता दें, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च स्कॉलर्स ने रमजान के मौके पर दावत इफ्तार 2025 आयोजित करने की योजना बनाई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र रेजाउल करीम आजाद चौधरी ने बताया कि पिछले 2 सालों से इस तरह के आयोजन हो रहे थे, जिसमें यूनिवर्सिटी के अधिकारी, यहाँ तक रजिस्ट्रार भी शामिल होते थे। उन्होंने कहा कि इस साल भी हमने आयोजन किया और 10 मार्च को प्रशासन से अनुमति मांगी। प्रशासन ने बताया कि कुलपति और रजिस्ट्रार दोनों मौजूद नहीं है, इसलिए प्रक्रिया में देरी हो रही है। 19 मार्च को रजिस्ट्रार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें वीसी के लौटने तक इंतजार करना होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता ईटी मोहम्मद बशीर ने गुरुवार को कहा कि शशि थरूर फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले एक मजबूत योद्धा और केरल में विपक्षी गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ के लिए एक पूंजी हैं और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि थरूर के कुछ बयानों को लेकर कहानियां गढ़ी गई हैं, लेकिन कि वो असंतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि हमें विश्वास है कि वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और उनकी पार्टी में प्रमुख भूमिका होगी। ये पूछे जाने पर कि क्या थरूर केरल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, बशीर ने कहा, मुख्यमंत्री के बारे में फैसला कांग्रेस को तय करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बिहार के नवगछिया के जगतपुर गांव की है, जहां नित्यानंद राय के 2 भांजे में पानी को लेकर विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ा कि इसमें गोलीबारी हुई और घटना में गोली लगने से विश्वजीत यादव की मौत हो गई। वहीं जख्मी जयजीत यादव का इलाज चल रहा है। इस विवाद में बीच बचाव करने आई नित्यानंद राय की चचेरी बहन हिना यादव के हाथ में भी गोली लगने की खबर है। मुंबई की एक फैमिली कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक को मंजूरी दे दी है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के वकील नितिन कुमार गुप्ता ने समाचार एजेंसी एनआई से बात की। उन्होंने बताया, कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की संयुक्त याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। अब वो दोनों पत्नी पत्नी नहीं रहे। बार एंड बेंच के मुताबिक तलाक के समझौते के अनुसार चहल को धनश्री को 4.75 करोड़ रुपए की एलिमनी देनी होगी। ये रकम 2 किस्तों में देनी होगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.